जय हिंद सभी को। स्वागत है एक बार फिर से सभी का अपने YouTube चैनल पे जीके विद जेके स्वामी। और जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कल हमने जहां से छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि उत्तर का विशाल मैदान है, नॉर्थ ग्रेट प्लेन है, जो कि उत्तर में किस तरह से बना था, कैसे था, वो सारी चीजें हम लोग जान चुके थे। आज इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। लेकिन ये शुरुआत करने से पहले हिमालय का जो बात हम जो कल पढ़ रहे थे उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और थोड़ा सा उसमें जो चीजें रह गई थी वो और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग उत्तर के विशाल मैदान की ओर बढ़ेंगे। कल हम जो पढ़ रहे थे उसमें अपन ने देख लिया था कि जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको हमने कितने भागों में बांट लिया था। तो हमने उसको 3 भागों में बांट लिया था। 3 जो भाग थे वो अपने दिख रहे थे। हमारे महान हिमालय था, शिवाद्री था, मध्य हिमालय, ठीक है। और ये इस तरह से इनको बांटने वाली जो चीजें थी वो हमने देखी थी, सारी तरीके से देख लिया था। अब आज इसमें कुछ चीजें और जो हम देखेंगे, इनकी जो पीक है, चोटियां हैं, वो हमने बात कर ली थी। इसकी चोटियों को लेकर के कुछ अलग से मैं और वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर हम लोग पूरी इनकी जो हमारे पूरे भारत की जो महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं उनको लेकर के हम बात कर लेंगे कि कहाँ किस तरह से क्या बना हुआ है। और ये जब बात करेंगे तो वास्तव में बहुत शानदार तरीके से जो मध्य भारत की भी हमें कई बार पूछ लेता है, मध्य भारत की, साउथ इंडिया की आइलैंड ग्रुप पे जो है वो हमारी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो चोटियों को लेकर के और हिमालय की जो दर्रे हैं उनको लेकर के हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, दोनों का अलग अलग। अब इसके अलावा और जो चीजें थी वो देखिए इसमें क्या क्या थी। हम यदि बात करें इसी मामले में तो हिमालय को लेकर के देखो एक चीज और है कि यहाँ इसके बीच में कुछ भ्रंश भी आते हैं। भ्रंश का मतलब है कि हमारे यहाँ पर कुछ रिफ्ट भी आती हैं इसके बीच में। और वो जो रिफ्ट है वो कौन कौन सी है उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे एक जो जैसे रिफ्ट क्या होती है वो बताऊं तो जैसे सबसे पहले हमारा भाग था सबसे ऊपर वाला जो मध्य, ये महान हिमालय से ऊपर का भाग था, उसको लेकर के हमारी रिफ्टें होंगी। जैसे ये भाग था अपना जो पार हिमालय, हिमालय के उस पार था जिसको हम ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस या फिर उसको पार हिमालय बोलते हैं। और एक जो अपना हिमालय था जिसके बारे में हमने बात की थी वो अपना था इससे नीचे वाला जो हिमालय, वास्तव में हिमालय तो यही था, ये वाला भाग ये अपना हिमालय था। और इस हिमालय की हमने बात की थी, सबसे हाई वाला पार्ट था ये, जिसे हम मध्य हिमालय बोलते हैं, मिडिल हिमालय, ये महान हिमालय सॉरी है ना, ट्रांस के बाद में जो अपना आता है वो महान आता है। महान को एक बड़ा ग्रेट हिमालय तो बोलते ही इसको। इसके अलावा आपको वृहद नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जो वृहद हिमालय, क्योंकि ये एक बड़ा होने की वजह से इसको थोड़ा सा वृहद नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों का बीच का जो एरिया ना, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वैली के तौर पर जानते हैं। एक रिफ्ट वैली यही होती है, भ्रंश घाटियां यही होती है जो इनको दोनों को सेपरेट बांटती है। जैसे हम इधर से आएंगे, ट्रांस आएगा, पूरी ट्रांस हिमालय के एकदम पैरेलल जो श्रृंखला आएगी, उस श्रृंखला के बीच में उसके बाद थोड़ा सा एक यहाँ बीच का एक जोन आएगा जो इन दोनों को अलग करेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो हम इन्हीं की बात करें कि इनमें कौन कौन से जोन होंगे। और वो जोन इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पर जो 4 भाग हैं इसके, उनके बीच में कुछ जोन पाए जाते हैं। उनके लिए कई बार पूछा हुआ है, अपने ग्रेड लेवल के एग्जाम में है उसमें पूछा हुआ है, कई तरह की बहुत सारी और भी एग्जाम है जिनमें पूछा है। जैसे इसके बाद जो ये अगला हिमालय है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है अपना मध्य हिमालय, ये मध्य वाला भाग है। उसके बाद एक और जो नीचे भाग आता है, सबसे लोअर जो पार्ट है ये वाला अपना, ये है अपना शिवालिक हिमालय, ये शिवालिक रेंज है जो सबसे छोटी भाग है। अब इनके बीच में, सबके बीच में कुछ छोटी छोटी पार्ट पाए जाते हैं शिवालिक, और इन्हीं को अपन लोग, ये जो बीच में भाग पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग ये भ्रंश घाटी बोलते हैं। और इन्हीं की बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। जैसे ये है पूरा, तो इसके बीच में ये वाला भाग है, तो इसमें भी, यहाँ पर भी सभी जगह कुछ ना कुछ भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी, इसको याद कैसे रखें हम। तो ये ट्रांस और जो महान था, ये ट्रांस और महान है, इसके बीच में जो पाया जाता है एकदम सबसे ऊपर वाला जोन है, ये सबसे ऊपर है, इसलिए सचर जोन बोलते हैं हम इसको, सचर जोन। ये ट्रांस हिमालय को और जो महान हिमालय, इन दोनों को अलग करता है। इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट वैली पाई जाती है, भ्रंश घाटी पाई जाती है। इसको याद रखने का सबसे मेन तरीका है कि देखो सचर एक तो वो भाग है जहां सबसे ज्यादा बर्फीला भाग है ना, और सिर पे है, सबसे ऊपर है ये, इसलिए इसको सचर जोन बोला जाता है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई के आधार पर सिर पे ही है, सबसे ऊपर है, तो उसको सचर जोन याद रखना। आपसे बोलेगा कोई भी एक ऑप्शन दे देगा, सचर जोन दे देगा, ये किसको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, ये किसके बीच में घाटियां पाई जाती है, उनमें ये नाम होंगे, तो इसके लिए आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न आते हैं इसलिए याद रखना इनको।
सचर जोन के बाद में ये वाला जोन है वो कौन सा है? अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये भी आराम से आपको याद आ जाएगा। ये दो ऊपर की ओर हो गए, दो नीचे की ओर हो गए। ये क्या हो गया? बीच का भाग हो गया मध्य का। ये मध्य होने की वजह से इस भाग को जो हम नाम देते हैं वो नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वो हमारे यहाँ पर इसको अलग करता है, बीच का थ्रस्ट है ये, इस वजह से, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो इसको याद रखना है कि ये किन किन को अलग करता है। तो ये हमारा जो मध्य हिमालय है, लेजर हिमालय, और जो ग्रेट हिमालय है, इन दोनों को सेपरेट करता है। उसके बाद में आ गया ये वाला भाग, यहाँ वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, यहाँ वाली जो भाग है इसको क्या कहा जाता है? तो इसके लिए देखिए याद रखना। और एक ये भी है जोन यहाँ पर। क्यों ये जोन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अपना कुछ भाग बना हुआ है, और ये जो भाग है अपना, ये भी अलग करने वाले भाग है। ये शिवालिक की भी एक बॉर्डर है, एक बॉर्डर है जिसको भी ये अलग करती है। और ये बॉर्डर किसको अलग करती है? हम इसकी बात करें बॉर्डर की, तो ये किसको अलग करती है? तो यहाँ पर देखिए ये ग्रेट प्लेन है अपना, उत्तर का विशाल मैदान है, और इस विशाल मैदान को अलग करने की वजह से यहाँ पर भी एक बॉर्डर होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो उधर, दो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इसके बीच में भी होगी, एक यहाँ पर भी जोन होगा, यहाँ पर भी एक बॉर्डर होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, इसको बोलते हैं मैन बाउंड्री, मैन बाउंड्री फॉल्ट। ये इसको मैन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, MBT, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और ये जो नीचे वाला भाग है जो शिवालिक को, और शिवालिक के बाद जो अपना ये मध्य, ये मैदान है, मैदान और शिवालिक को जो सेपरेट करता है वो वाली ये जो ये बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर बनी हुई है यहाँ पर एकदम इसके सहारे सारे जो बनी हुई है, इस बॉर्डर का जो नाम निकाला गया है, जो इन दोनों को अलग करती है, मैदान को और शिवालिक को, इसका नाम याद रखना है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से इसको आप लोग याद रखेंगे कि किस किस को अलग करती है। तो ऐसे करते हुए ये GBT हो जाएगी अपनी। ऐसे करते हुए ये सचर जोन है वो कितने हो गए? ये सचर जोन क्या, ये ड्रिफ्ट जो रिफ्ट वैली है ये कितनी हो गई? इन सब का नाम याद रखना है। सबसे पहले तो अपनी ये जो सबसे ऊपर जो जोन हो गया, ये हो गया अपना नंबर 1 सचर जोन, ठीक है। उसके बाद अपना मेन बाउंड्री, ये मेन सेंट्रल और मेन बाउंड्री, और फिर उसके बाद ग्रेट बाउंड्री। ग्रेट बाउंड्री वो होगी जो मैदान को आगे बढ़ने से रोकेगी, शिवालिक और उसके बीच में एक बाउंड्री का काम करेगी, वो अपनी ग्रेट बाउंड्री होगी। और उसके ऊपर जो होगी, उसके ऊपर जो होगी वो मध्य मेन सेंट्रल होगी, बीच में होने की वजह से, और ये सच्चर सबसे ऊपर होने की वजह से ये क्या हो जाएगी? सच्चर जोन हो जाएगी। इस तरह से इस हिमालय के बीच में आने वाली ये कुछ भ्रंश घाटियां थी, ये रिफ्ट वैली थी, जिनके बारे में भी हमें थोड़ा सा बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और कैसे इन चीज़ों को याद रखेंगे इसके लिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्या इसका जो लॉजिक है वो। तो हिमालय को लेकर के थोड़ा सा पार्ट ये भी था जो आप लोग याद रखेंगे, और इसी तरह से अपना हिमालय की जो जितनी भी बातें थी, लगभग जो बातें थी वो अपनी कंप्लीट हुई। अब इसमें एक और चीज़ देख लेना, देखो कि हिमालय के साथ में एक बड़ी बात और ध्यान रख सकते हैं हम लोग, और वो बात ये है कि हमारा जो हिमालय है ये थोड़ा सा इधर आने के बाद में थोड़ा सा नीचे की ओर झुकता है, ऐसे ये नीचे की ओर आता है। इसमें कभी चोटियों की बात करेंगे तो यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको कि देखिए इधर बहुत सारी जो पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं, और इसमें नामचा बारवा जैसी और भी यहाँ पर बहुत सारी जो पटकाई बूम जैसी पहाड़ियाँ, और वो जो उनकी चोटियाँ वो लोकल बात करेंगे हम, गोरो खासी जयंतिया, है ना, ये ऐसे कुछ चोटियाँ हैं। अब ये क्या है, हिमालय अपना ऐसा है कि यहाँ जाने के बाद में इस तरह से जैसे शिवालिक वाली थी नीचे आकर के ऐसे आ गई, फिर ये वाली थी तो ये इस तरफ आकर के ये नीचे की ओर आ गई, फिर ये महान हिमालय वाली थी ये इधर आ गई। अब यहाँ आते आते क्या हुआ कि ये चोटियाँ इधर आते आते और ये नीचे हो गई, ये हालांकि यहाँ खत्म नहीं हुई, ये हिमालय ये भी है, ये वाला भाग भी हिमालय का है, ये हिमालय यहाँ तक फैला हुआ है, इधर तक है। अब यहाँ बीच में क्या हुआ, ये पानी के अंदर डूब गया, थोड़ा सा इसका भाग नीचे धस गया, और ये पानी में इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी पानी में इतना ऊपर है कि यहाँ से कोई जहाज वगैरह नहीं जाती इधर, क्योंकि जाएंगे तो वो नीचे की और एक पूरी बॉर्डर बना रखी है इसने कि ताकि उधर से कोई ना जाए, कोई जाएगा तो वो बीच में टकराएगा उसके नीचे की ओर, तो रिस्क रहता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं जाती। तो ये पता चला कि वास्तव में ये ऐसी है, तो हिमालय वास्तव में इधर तक फैला हुआ आगे। फिर आगे चलते चलते ये क्या हुआ, आगे जाकर के यहाँ बाहर निकल गई ये हिमालय थोड़ा बहुत बाहर निकल गया ये, और बाहर निकल गया उसी को हम आज ये सुना होगा आपने, हम द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे, आइलैंड ग्रुप। तो इधर अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है, और ये जो अपना द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कहा जाता है कि ये हिमालय का डूबा हुआ भाग है। ये इधर वाला जो हिमालय था वो डूब गया, और इसका कुछ भाग था वो ऊपर आ गया, और ऐसे करते हुए इसको भी हिमालय का पार्ट माना जाता है। इस तरह से इसको भी एक जोड़ा के देखा जाता है। तो हम द्वीप समूह की बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा ये भी याद रखना कि हिमालय का विस्तार फिर यहीं खत्म ना हो गया, इधर भी है, लेकिन ये पानी के अंदर है।
समझ रहे हो। और जो पानी के अंदर यहाँ जो पाई जाती है इसको हम लोग कटक बोलते हैं, तो एक कटक जैसा निर्माण करता है यहाँ पर और बाकी का द्वीप बना देता है। ये तो द्वीप डूबा हुआ भाग हिमालय का ही था। ऐसे करते हुए ये हिमालय के बारे में थोड़ी सी और जो है वो जानकारी हम लोग बात कर लेंगे। और इसकी जो अन्य बातें थी वो सारे हम कर चुके थे कि कैसे ये किस तरह से काराकोरम, लद्दाख, ये सारा था। जो मैंने चोटियां बताई थी वो अपने महान हिमालय से, ये हिमालय की थी, जो हिमालय अपना ये वाला ही है, ये 3 भाग हैं वही हिमालय, बाकी इसके पार वाले भाग हैं जो हम लोग कल बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे अपने वो बात जो हम आज से शुरू करने वाले हैं, और ये है अपने मैदान की बातें। उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर का विशाल मैदान नॉर्थ ग्रेट प्लेन जो है वो कहाँ है, वो आपको पता चल गया कि हमारे उत्तर भारत के अंदर है। और उत्तर भारत में वहां पर है जहां एक बहुत शानदार तरीके से बहुत गहरा डीप एरिया हो गया था, गहरा खड्डा हो गया था, और उसके बाद में एक मैदान का निर्माण बना। और ये मैदान जो बना वो नदियों के द्वारा बना करके लाया गया था। इसलिए इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। इसके बहुत सारे फैक्ट आप जानते हो पहले से ही, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। साथ में आप लोग ये भी फैक्ट इसके बारे में जानते हो कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाने के साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसे भी भाग हैं जो एक हम कह सकते हैं कि जो नदियों के अलावा शिवालिक के जो पड़ोस में है, या फिर हम कह सकते हैं हिमालय के पास में जो भाग है उसमें थोड़े से कंकर पत्थर वगैरह थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं उस मिट्टी में, यानी इस जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी कुछ पत्थर पाए जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं उसकी भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर जो मिट्टी है उस मिट्टी में और क्या क्या चीजें हैं वो सारी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप जान चुके हो कि ये जलोढ़ मैदान इसके अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ है एक तो। दूसरा हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो कृषि सबसे ज्यादा होती है, एग्रीकल्चर जो कार्य है वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारे भारत का बहुत सारा जो जनसंख्या का जो पार्ट है, बहुत सारा जनसंख्या का जो बड़ा भाग है, 60% के आसपास जो भाग है वो यहाँ पर निवास करता है। समझ रहे हो। तो जनसंख्या इधर क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इधर बहुत ज्यादा तरीके से यहाँ पर ये एक प्लेन एरिया होने की वजह से सारी फैसिलिटी मिल जाती है, इधर पूरी सुविधाएं मिल जाती हैं। और ये सारी सुविधाएं मिलने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा रहती है, घर बनाना वगैरह बहुत आसान रहता है, खेती ज्यादा होती है। तो इसलिए जहां पर भी पानी आसानी से मिल जाता है, नदियां का है, तो इस वजह से एक पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो इस तरफ बहुत ज्यादा है। और इस भाग के बारे में यदि अपन बात करें तो देखो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। जो नदियां बनाई थी उसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। कैसे, एक तो ये वाला भाग जो यहाँ पर सिंधु नदी थी अपनी, और सिंधु नदी की हम बात करेंगे नदियों के द्वारा, तो यहाँ पर सिंधु नदी के भी कुछ दोआब पाए जाते हैं, सिंधु नदी के भी दोआब पाए जाते हैं, सिंधु नदी का भी कुछ मैदान पाया जाता है। और ये जो इंडस रिवर है ये मैदान बनाती है वहां पर, तो कैसे ये मैदान बना रही है, किस तरह से ये बात हो रही है वो हम बात करेंगे। और एक नदी थी अपनी, वो कौन सी थी, गंगा नदी थी। और एक नदी इधर से जो आती है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ऐसे में हम मैदान को 3 भाग में सेपरेट करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, और 3 भागों में बांट करके फिर हम पढ़ने वाले हैं इसको। अब 3 भागों में क्यों, क्योंकि नदियों के आधार पर नदियां 3 थी, एक ब्रह्मपुत्र ने बनाया, दूसरा गंगा ने बनाया, और एक जो है वो सिंधु ने बनाया। ऐसे में गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और सिंधु का मैदान। थोड़ा सा हम नदियां पढ़ेंगे तब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। और अभी यदि हम इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो हम बात करेंगे भाई कि यहाँ पर गंगा कौन कौन से मैदान बनाती है, ये सिंधु कौन कौन सा मैदान बनाती है, और इसके बीच में जो बात आती है दोआब की हम बात करते हैं। आपने सुना होगा कभी दोआब, दोआब किसे कहते हैं, तो 2 नदियों के बीच की जो जगह है उसे हम दोआब कहते हैं। और दोआब के अलावा हम जब बात करते हैं इसके बारे में तो एक पंजाब की बात सुनी होगी आपने, पंजाब, तो कहते हैं कि पंजाब जो है वो 5 नदियों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नदियां 5 नहीं है। पंजाब हम ऐसे बोलते हैं जैसे एक नदी और दूसरी नदी, इनके बीच का जो भाग है ये दोआब हो गया। ऐसे जो दोआब बने हैं वो 5 दोआब बने हुए हैं, और इन 5 दोआबों का जो भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। ये भी एक अपना मैदानी भाग है, मैदान है, नॉर्थ ग्रेट प्लेन का भाग है। हम बात करेंगे वो 5 दोआब कौन कौन से हैं जो इधर नदियों के द्वारा बनाई गई है। जब नदियां पढ़ते हैं तब उस समय भी इसके बारे में ज्यादा चर्चा होती है, अभी हम मैदान पढ़ रहे तो तब भी बात कर लेते हैं। और हम यदि मैदान के बारे में और बात करेंगे तो हम ये भी करेंगे कि इसको भी हम कुछ भागों में बांटते हैं मैदान को। जैसे भागों के अलावा मिट्टी के आधार पर जो मृदा है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस मृदा के आधार पर भी हम इसको कुछ अलग अलग तरीके से बांटते हैं। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का यूज करते हैं। जैसे ये अपना मैदान था तो ये जैसे शिवालिक पहाड़ियां हैं, अब शिवालिक पहाड़ियां हैं तो शिवालिक पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर एक मैदान का जो भाग है वो इस तरह से आगे बढ़ता है। और इस शिवालिक की पहाड़ी के बाद ये जो हिमालय था अपना, इसके बाद इसके पास वाला जो भाग है उसमें थोड़े से
पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा जंगल वगैरह पाया जाएगा, पत्थर पाए जाएंगे, थोड़े छोटे हो जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा और आगे जाएंगे तो बहुत शानदार वाली मिट्टी पाई जाती है, फिर नदियां पाई जाती है अपनी। तो ऐसे में इसके दूरी के आधार पर यहाँ की मिट्टी को हम अलग नाम देंगे, यहाँ की मिट्टी को अलग नाम देंगे, यहाँ की मिट्टी, तो ऐसे में मिट्टी का अलग अलग नाम है इसमें। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी खादर, बांगर, समझ रहे हो, ऐसे जो नाम आपने सुने, तो उसके आधार पर हम थोड़ा सा इसका अध्ययन कर लेते हैं कि ये नाम किस बेस पे पड़े हुए हैं और इन नामों को हम लोग जो यूज करते हैं तो वो किस आधार पे हमने इसको समझा है, तो वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं अपन लोग। तो मिट्टियों के हिसाब से यदि अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर इसको कुछ भागों में बांटा गया अपना, और ये हम इससे थोड़ा सा बहुत बेहतरीन तरीके से इसको थोड़ा ज्यादा समझ सकते हैं। जैसे ये वाला जो भाग है अपना, ये देखिए इस थोड़ा सा इस इमेज से आप लोग ज्यादा समझना। जैसे ये हिमालय है, यहाँ पर हिमालय, और हिमालय के बाद हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा पथरीला भाग होता है ये, और ये पथरीला जो भाग होता है इसको भाबरपण बोलते हैं, भाबर के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय के बिल्कुल ये मिट्टी है, ऐसा नहीं मैदान का भाग है अपना, जो नॉर्थ उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको हम लोग ये इस नाम से जानते हैं। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और उसके बाद ये कम मिट्टी वाली जो ये एक ऐसा भाग पाया जाता है जो जिसमें पत्थर थोड़े कम हो जाते हैं, इसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र। ये वही भाग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वन है, जंगल है, ये सबसे ज्यादा इसी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आ जाती है अपनी नदी घाटी, और नदी के पास की जो मिट्टी है, थोड़ा सा बिल्कुल पास वाली जो मिट्टी है वो तो खादर होती है, और यहाँ वाली जो मिट्टी होती है वो बांगर होती है। ऐसे करते हुए हमारे यहाँ मैदान में 4 तरह की प्रमुख मिट्टी पाई जाती है, एक तो भाबर, एक तराई, एक बांगर और एक दूसरी खादर। नाम ऐसे लग रहे हैं अपन को, ये इंग्लिश में भी इनको इसी नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, ये मिट्टी की खास बात क्या है, ये ऐसे नाम क्यों पड़े हैं, इनको नाम क्यों निकाला गया, वो हमसे पूछा जाता है। तो हम एक एक मिट्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जाने कि जैसे भाबर, भाबर के बारे में जाने भाई, ये मिट्टी इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, ऐसा क्यों पड़ा, तो वो ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि जब कभी भी हम बात करते हैं इस मिट्टी की खास बात के बारे में, तो ज्यादातर इसमें क्या होता है कि इसमें पत्थर के टुकड़े ज्यादा होते हैं, एक स्टोन जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसके अंदर, पत्थर के टुकड़े इतने ज्यादा होते हैं और ऊपर की ओर होते हैं ये पत्थर के टुकड़े। और जब इन टुकड़ों की हम बात करते हैं तो ये ऊपर की ओर होते हैं, मिट्टी जो है वो थोड़ा नीचे होती है। जब कभी भी नदी आएगी और नदी निकल करके ऐसे आएगी, नदी आती है इस भाग पे आती है, तो नदी कभी भी पत्थरों के ऊपर नहीं रहती है, तो ये पानी अक्सर क्या होता है नीचे की ओर चला जाता है। अब पानी नीचे की ओर जाएगा तो भाई साहब ये जो पत्थर है ना वो और ज्यादा बाहर आ जाएंगे, और इन पत्थरों को ये साफ कर देगा पानी, इनकी जो भी मिट्टी आसपास में लगी हुई थी उसको ले जाएगी नीचे जमा देगा एकदम, और ये पत्थर एकदम बाहर की ओर आ जाएंगे। मतलब नदी यहां जब आएगी तो इसके बाद आने के बाद ये ऐसे पानी नीचे की ओर चला जाएगा, ऊपर दिखेगी नहीं, ये नीचे बहेगी, यहां बहेगी ये इधर सरफेस के ऊपर, और फिर आगे चल करके आगे चल के ऐसे इसके नीचे चलते हुए यहां से अचानक से जमीन पे दिखने लग जाएगी। यहां दिखता ही नहीं है जैसे पानी है, मतलब अंदरों नहीं चलता है, अंडरग्राउंड चलती है नदी यहाँ पर। इसके पीछे ये मिट्टी है, भाबर जो मिट्टी है वो है इस मिट्टी की जी एक फैक्टर है इसका, एक विशेषता है इसकी कि यहाँ ये अंदर ले जाती है पानी को, और इसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि खेती बाड़ी कम होगी, क्या होगी, कहां से होगी, पत्थरों के अंदर, है ना। तो इसमें खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती। हिमालय के एकदम सटा हुआ भाग है, शिवालिक के एकदम नजदीक का भाग है जिसे हम लोग भाबर मिट्टी बोलते हैं, और मुख्य रूप से इसमें पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे। अब आओ आप तराई क्षेत्र में, तो तराई का वो क्षेत्र है जहां पर थोड़ा सा पत्थर थोड़े कम पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो है वो अपनी जो मिट्टी होगी वो मिट्टी ऐसी होगी जिसमें खेती बाड़ी कम होती थी पहले। हालांकि आजकल जंगल ज्यादा है इसमें, तो जंगलों को साफ करके चावल जैसी, गेहूं जैसी और कई फसलें जो है, गन्ना भी ऐसे उत्पादन होने लग गया आजकल इस तराई क्षेत्र में भी। अदरवाइज यहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ थे तराई के अंदर, समझ रहे हो। तो जब वनों को हम बात करते हैं तो वनों का एक टाइप होता है अपना, जो बहुत शानदार बड़े जो वन होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वो तो वनों के टाइप के हिसाब से हम लोग, हमारा जो ये तराई था वो बहुत ज्यादा काम आएगा कि हिमालय के तराई क्षेत्रों के अंदर हमारे जो एक ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग उष्ण कटिबंधीय पेड़ बोलते हैं, ट्रॉपिकल हमारे यहाँ पेड़ पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर उसके बाद आओ तराई के बाद में ये बांगर और खादर के अंदर, ये क्या चीज है, इनका मामला क्या है। तो ये मामला इस तरह से है कि अपने यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी, थोड़ा सा देखिए एक और चित्र मैं आपके लिए लेके आए थे इनको थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए। ये बड़ा अपना, इससे थोड़ा सा और देखो कि ये अपना हिमालय, हिमालय के बाद में ये भाबर जिसके अंदर थोड़ा पत्थर दिखाई देंगे, उसके बाद ये थोड़ा तराई एरिया, और फिर उसके बाद में अपनी बांगर और खादर, और फिर ये नदी घाटी। अब देखिए नदी के
पास में ये दो मिट्टी है, तो समझ गए आप लोग कि इसमें पत्थर ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े से कम होते हैं, इसमें खेती आजकल करने लगे, जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये क्या खास बात है बांगर और खादर की, जब कभी भी कोई नदी बहती है तो इस नदी के आसपास जो है ना वो नई मिट्टी होती है, यहाँ पर नई मिट्टी होती है। जैसे ये यहाँ पर नदी बह रही है तो इसके पास ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी एकदम नई होती है। नई क्यों होती है? क्योंकि नदी कभी भी ये बह रही है तो यहाँ पर ये थोड़ा सा, जैसे बरसात ज्यादा होगी तो ये थोड़ा सा दूर तक फैल जाती है, या कई सालों में इसके अंदर थोड़ी बाढ़ वाढ़ आ जाती है तो ये थोड़ा सा दूर तक ज्यादा फैल जाती है। तो यहाँ फैल करके और इसमें एक नई मिट्टी जमा देती है। तो नदी पेटे के पास, नदी पेटा क्या होता है? नदी का पेटा होता है जहां पर नदी बहती है, तो ये नदी का जो पानी बह रहा है ये नदी का पेटा होता है। इसके नियर, इसके पास में जो माटी होती है वो बिल्कुल नई होती है, इसे हम बोलते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, न्यू एलोवियल सॉइल। और ये नदी पेटे के पास जो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसी माटी को हम लोग जो है वो खादर के नाम से जानते हैं। यही हमारी मिट्टी खादर कहलाती है। अब खादर कहलाती है तो इसकी खास बात यह कि नई है इसलिए उपजाऊ ज्यादा है। इसमें सबसे अच्छी जो है वो खेती की जाती है, बहुत शानदार तरीके से खेती होती है। तो बहुत अच्छी वाली जो मिट्टी है वो खादर होगी। अब बांगर, बांगर मिट्टी क्या होती है? थोड़ा सा दूर होती है, इसमें उपजाऊ कम होती है। तो ये नदी से दूर जो है वो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो थोड़ा सा आमतौर पर नवीन जलोढ़ से जो है वो कम उपजाऊ होती है, इसमें खेती कम होती है, थोड़ी सी कम होती तो है खेती खूब, लेकिन ये इसमें जो है वो उपजाऊता कम पाई जाती है। इस वजह से जो थोड़ी काम की नहीं होती उसको बांगर बोलते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका है, देखो भाई, ये अपने देसी आदमी थोड़ा ज्यादा तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कोई भी काम की चीज नहीं होती उसको बोलते हैं ये बांगर है, ये बेकार है, समझ रहे हो? तो उसी से याद रखना बांगर है। देखो भाबर अलग चीज है, भाबर, भाबर बाठा है ना, ऐसे याद रखना, बाठे पत्थर, तो वो तो भाबर थे इधर वाले, तो पत्थरों वाली मिट्टी। इधर बांगर बिना काम की, जो नदी पेटे से थोड़ा सा दूर होती है। अब नदी पेटे से दूर होती है इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल काम की नहीं होती, लेकिन ये कम उपजाऊ होती है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि यहाँ पानी कम होता है, थोड़ा सा नदी से दूर जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा एक जो नमी है उस वो कम पाई जाती है। और नमी कम पाई जाएगी जब भी धूप पड़ती है, तो धूप की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर से तो ये सूख जाती है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से जो अंदर का टेम्परेचर होता है, वो अंदर का जो पानी होता है, इसमें होता तो है पानी, नहीं होता तो भी चलता, लेकिन अंदर का जो पानी होता है वो क्या होता है, वो गर्म होकर के और वाष्प बन के, वाष्प के माध्यम से बाहर निकल जाता है वो ये पानी। अब यहां पर देखो क्या है, इस नदी के हिसाब से, नदी के हिसाब से जैसे ये अपना सिंधु नदी है, और सिंधु नदी जो यहाँ बहेगी, इनको नदी के हिसाब से हमने 3 भागों में बांटा है जो मैदान को, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और अपना ब्रह्मपुत्र का। तो ये गंगा जो है वो बनाएगी वो गंगा का मैदान होगा, ब्रह्मपुत्र जो बनाएगी वो ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा, और सिंधु जो बनाएगी वो सिंधु का मैदान होगा। मैंने आपको बताया था कि 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और सिंधु नदी 5 दोआबों का निर्माण करती है, और इन्हीं 5 दोआबों को हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं कि ये 5 नदियां बनाती है पंजाब का निर्माण। अब ये जो 5 आब हैं वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा वो देख लेते हैं, और उसके बाद ये आब थोड़ा सा नदियां जब पढ़ते हैं तो उस समय भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। आप चाहो तो नदियों के साथ हम पढ़ सकते हैं, हम चाहे तो मैदान, तो वो मैदान बनाते हैं, इसलिए हम लोग मैदान में इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से वो आब का निर्माण कर रही हैं। तो देखिए अपने जैसे मैप के हिसाब से हम लोग इसको समझे तो मैप के अनुसार यदि हम इसके आपको देखें तो जैसे ये अपना इंडिया का मैप है, इसके अंदर ये सिंधु नदी है। अब सिंधु कुछ सहायक नदियां निकल निकल के आ रही हैं इधर से, जैसे ये सबसे ऊपर नंबर 1 वाली जो नदी है वो झेलम नदी है, फिर उसके बाद में ये जो चेनाब नदी आ रही है सेकंड नंबर पे, ये वाली चेनाब नदी है, फिर ये रावी नदी है ना, ये वाली जो नदी है वो रावी है, और रावी के बाद में कौन सी आ रही है? ये वाली व्यास नदी, ये यहाँ पर जो नदी है वो व्यास है, और फिर ये लास्ट में है सतलज नदी। ये ऐसे नदियां, अभी तुम मत देखो, थोड़ा सा ये देख लो कि हाँ भाई नदियां है, इनके बीच का भाग है, बाकी नदियां कहां से निकलती है किस तरह से है वो नदियों के सेपरेट जो वीडियो होगा उसके अंदर हमारी बात होगी। अब इसमें देखिए क्या हो रखा है, एक मैदान बन रहा है ये बड़ा, एक मैदान ये बन रहा है, दूसरा मैदान ये बन रहा है, तीसरा ये है, चौथा ये, 5 ये है, ऐसे 5 मैदान बने हुए। 5 मैदानों का नाम है, जैसे चाज दोआब, चाज का मैदान, ये ऐसे बोलते हैं इसको, रचना दोआब, रचना मैदान है ना, वारी दोआब, विस्त दोआब। अब नदियों का नाम पूछ लेता है कि कौन सा दोआब किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये हमें थोड़ा सा देखना होता है। अब आप इसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसको देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा देखो, जैसे सबसे पहले ये 2 नदी अपनी, और एक तो कौन सी? सिंधु नदी,
इंडस रिवर। और दूसरी जो थी वो अपनी कौन सी थी, दूसरी जो अपनी नदी है वो है ये वाली झेलम नदी। तो झेलम और सिंधु ये दोनों नदियां मिल करके एक मैदान बनाती है, और ये जो मैदान है वो यहां बन रहा है, ये वाला बन रहा है। इस मैदान का नाम इंडस में जो दोआब है, सिंधु दोआब है, वो ही पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर जो बड़ी नदी है वो सिंधु नदी है अपनी। ये इंडस रिवर जो है वो अपनी बड़ी है, इसलिए इसके नाम से पड़ गया, इसको सिंध सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब आ गया दूसरा मैदान सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर वाला ये वाला, कौन कौन सी नदी, झेलम और चेनाब, मतलब ये रही अपनी झेलम और चेनाब, ये दोनों मिल करके और फिर बना रही है मैदान, इसलिए नाम इसी से उठाया गया। देखो इधर से चे और जय, इनको याद रखना है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये मैदान कौन सा बनाती है, और उस समय में आपको ज्यादा रटना नहीं। देखो अभी मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप परमानेंट इसको याद रखना। जब भी आए तो ऑप्शन में आप लोग उठा लेना, नदियों का नाम उठा लेना, और नदियों के हिसाब से देख लेना भाई हाँ ये दो नदियां कौन सा बनाएंगी, तो उधर दो शब्द कौन से मिलेंगे वो देख लेना। इधर ये दो शब्द कौन से मिल रहे हैं, चेनाब झेलम, चेनाब झेलम। तो चेनाब झेलम कौन सा मिल गया, दोआब, चाज दोआब बन गया। कौन कौन सी ने बनाया, चेनाब झेलम, इन दोनों ने मिलकर बना दिया, तो चाज हो गया। अब आ जाओ दूसरा वाला, दूसरा ये तीसरा दोआब ये वाला। अब यहां कौन सी नदी है, ऊपर है रावी, ये ऊपर है रावी नदी, और ये नीचे रावी नदी है, ऊपर है चेनाब नदी। ये दोनों नदियों ने मिलकर के ये मैदान बनाया है, ये वाला। अब ये जो मैदान इन दोनों ने मिलकर के बनाया, इसका नाम क्या होगा, किस किस का बनाया हुआ है, चेनाब का और रावी का। तो इन दोनों से उठाएंगे, क्या उठाएंगे, रे चैना, रचना, रे चैना रावी चिनाव, रे चैना रावी चिनाव, बस इसी से याद रखना, रचना दोआब। तो आपको ये पता चल जाएगा रचना दोआब कौन कौन सी बना रही है, रचना दोआब नाम में आ जाएगा, छर्रा चनरावी चिनाव दोनों मिलके बना रही है, तो ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। फिर दूसरा ये बड़ा चौथे नंबर का दोआब, चौथा नंबर ये है, इधर है कौन सी, व्यास, और ऊपर कौन सी है, रावी। व्यास और रावी मिलकर बना रही है, कौन सी, व्यास और रावी मिलकर बना रही है, ये दोनों नदियां मिलकर बना रही है। अब दोनों नदियां मिलकर के जो दोआब बनाएंगी उनका नाम क्या होगा, देखो वारी, वह इधर से ले लिया, व्यास से वा, और इधर से रे ले लिया री, तो ये व्यास और रावी वारी, व्यास और रावी वारी, वारी दोआब बन गया ये। तो ऐसे करते हुए इसको याद रख लेना। फिर उसके बाद लास्ट दोआब ये वाला, व्यास और सतलज, व्यास और सतलज, ये व्यास नदी मिल गई, ये सतलज नदी मिल गई, दोनों मिलकर के क्या बनाई, तो इधर देखिए व्यास है ना, विस्त दोआब, ये देखिए विस्त दोआब, व्यास सतलज, व्यास सतलज, ये दोनों मिलकर के विस्त दोआब बना दी। ऐसे करते हुए ये विस्त दोआब हो गया। ऐसे पांचों दोआबों का आपको नाम याद रखना है। और ये हमारा जो मैदान का भाग है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बाकी हम गंगा नदी का देखेंगे, इसकी ट्रिब्यूटरियों का, सहायक नदियों का जो भी पूरा एक एरिया है उसमें कौन कौन सा ये मैदान बनाती है, तो उसके लिए भी हम लोग वहां से पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल ये मैदान का एक बहुत ही शानदार तरीके का जो क्लासिफिकेशन था कि ये मैदान हमारा, इसको पंजाब एरिया में होने की वजह से थोड़ा सा पंजाब का दोआब भी बोलते हैं, कई बार पूछ लेते हैं। आप ऑप्शन से आराम से कर सकते हो, जैसे आपसे पूछ लिया वारी दोआब। अब वारी के अंदर कभी भी आप चेनाव को, रावी को कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर चेनाव नहीं मिलेगी, यहाँ पर और कोई सी नहीं, झेलम और चेनाव से हो सकता है कि वारी झेलम चेनाव, बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पर व्यास और सतलज से कर सकते हो, वह जरूर मिल रहा है, लेकिन सतलज नहीं, रह है यार, इधर तो सह तय लज कुछ भी नहीं है इसमें बाकी का। तो ऐसे में आप पहचान लोगे, आप करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना इनकी, और प्रैक्टिस जब करोगे तो आप आराम से इन चीजों को पकड़ लोगे, भाई ऐसा होता है। ऐसे करते हुए हमारे इस मैदान के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए, और साथ में मिट्टी कितनी हो गई, ये मिट्टी के आधार पर कितने भागों में हो गया, 4 के अंदर। भाबर, भाबर जहां भाटे पाए जाते हैं ना, भाटों वाली मिट्टी, भाबर, शिवाली के पास में सबसे पहले भाबर। उसके बाद में कौन सा, तराई, है ना, जहां पानी का जो बहाव होता है, नदी भाबर के अंदर भट्टों के अंदर चली जाती है, पत्थरों के अंदर, उसके बाद तराई में जाके निकल जाती है, तो वो तराई। फिर उसके बाद में कौन सी, बांगर, खराब वाली माटी, दूसरी नदी के दूर बांगर। और फिर उसके बाद में कौन सी है, खादर, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, सबसे शानदार मिट्टी है, वो अपनी बांगर मिट्टी। ये खादर और बांगर का भी हमने देख लिया। तो ऐसे करते हुए इनका पूरी तरीके से आप डिटेल क्लासिफिकेशन जो है वो आपने देख लिया कि बांगर, खादर और ये भाकर। तो ये सारी करके नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो कौन सी होगी, नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, वो एकदम नई होगी, इसलिए खादर बोलेंगे इसको। पुरानी होगी वो बेकार होगी, तो क्या होगी, बांगर होगी। तो ऐसे करते हुए ये मैदान का एक बहुत गजब तरीके का क्लासिफिकेशन था जो आपको याद रखना है। और ये एकदम पूरा हिमालय के बिल्कुल सारे जो है वो एक फैला हुआ है भाग है। नदियां जब पढ़ते हैं, नदियों द्वारा बनाया जाता है, तो उस समय में इसकी और ज्यादा डिटेल से चर्चा होगी। इस तरह से ये अपने मैदान की जो बातें थी वो हमने की है। थोड़ा सा समय भाव की वजह से थोड़ा छोटे वीडियो जो बनाए जा रहे हैं। अगला हम पूरे दक्षिण का जो पठार है
उसको लेकर के पूरी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें भी काफी सारे जो जीके के प्रश्न आते हैं, और उम्मीद है आप लोग जिस तरह से साथ बने हुए हैं और जिस तरह से आप लोग बहुत ज्यादा तरीके से रीच अपनी बढ़ रही है, धीरे धीरे हम लोग अपना काफिला जो आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे बढ़ाते रहेंगे। अब मैंने आपको बोला नहीं अभी तक कि आप लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, कमेंट, आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, तो देखिए बार बार बोलने से नहीं, आपको थोड़ा सा याद दिलाने से भी हो सकता है। तो आप लोग ये काम कर देना, कमेंट करके जरूर बता के जाना किस तरह से क्या लगा है, अगला आपको और क्या चीजें पढ़नी है उसको लेकर के भी थोड़ी सी जो भी हो वो बताना, कुछ भी जैसा भी आपको हो वो बता के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, और अगला वीडियो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा लेट आए, तो वो मैं थोड़ा सा छुट्टियों, न्यू ईयर की छुट्टी आ रही है तो गांव जाने की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो उसके बाद जरूर अगले साल में बढ़िया तरीके से आएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।